सभी को मेरी राम राम, मेरी आदाब। किसान पंचायत में उपस्थित मंचासीन हमारे कार्यकर्ता, इस विशाल आयोजन के पीछे मेहनत करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद करता हूं। आज हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण तारीख है। जाति जाति में जाति है, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य जुड़ न सके, जब तक जाति ना जात। समाज सुधारक संत रविदास जी की आज जयंती का अवसर है। मैं आप सबको बधाई देता हूं और साथ ही बुलंदशहर के में पैदाइश करने वाले हमारे विजय सिंह पथिक नाम से प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, जिनके बाबा 1857 की लड़ाई में खुद शहीद हुए, आज उनकी भी जयंती है। मैं उनका नमन करता हूँ। ये हमारे लोग हैं जो क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और इस क्षेत्र का लंबा इतिहास है। 1857 की जिक्र मेरठ की धरती के संबंध में हमेशा ये किया जाता है कि यहाँ के गांव-गांव से लोग बागी हो गए। क्रांति की चिंगारी जो आपने यहाँ से वह लहर बन के पूरे देश में दौड़ी थी। ये आपका इतिहास रहा। स्ट्रीमिंग कर रहा है। और 1942 में भी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने इसी क्षेत्र में गांव-गांव में जाकर, मवाना में, हापुड़ में, गांव-गांव जाकर क्रांतिकारी संगठन को भी खड़ा किया। तो ये गर्व का विषय है। कुछ ना कुछ तो एक क्रांति की भूमि में होगा, कुछ ना कुछ इस क्षेत्र के संस्कार होंगे। क्या संत रविदास जी आंदोलन जीवी नहीं थे? वे भी आंदोलन जीवी थे, जो देश को सुधारना चाहते थे, समाज को सुधारना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह जी भी आंदोलन जीवी थे और शांति पूर्वक बिना किसी हिंसा के आंदोलन कैसे रचा जाता है, वे बेहतरीन उदाहरण महात्मा गांधी जी ने जो पेश किया, वे भी आंदोलन जीवी थे। लेकिन आज ऐसी सरकार, ऐसी सल्तनत है दिल्ली में जो इसे बुरा मानती, जो विरोध करेगा उस पर दाग लगाने का प्रयास होगा। आज इन तक कोई उपाय नहीं है, तो ये दोबारा जो इनके पैतरे हैं उनको अपना रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब वहां पे जो है यहाँ से अजान हुई थी, हिंदू मुसलमान के वे बंटवारे, वही झगड़े। लेकिन किसी को कोई शंका हो, वे ये दृश्य देख ले, यहाँ कोई एक समुदाय या एक धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, सब किसान बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग। ये हमारी मजबूत बुनियाद है, ये हमारी मजबूत पहचान थी और यही वो पहचान है जो भविष्य में तरक्की का रास्ता आपके लिए खोलेगी। तरक्की के रास्ते जो आपके लिए बंद किए गए, एक साधारण किसान के लिए जो संभावनाएं समाप्त कर दी गई, जो आज हमारा और आपका भविष्य अंधकार में डाल दिया गया है, उन ताकतों के विरुद्ध एक होकर लड़ने के लिए आप संघर्ष करने सामने आए हो। मैं आपकी कोटि कोटि वंदना करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी एक उदाहरण आपके बीच में आया। पत्रकार का काम होता है निष्पक्ष लेखन, निष्पक्ष दुनिया में, समाज में क्या बात हो रही है, क्या चीज चल रही है, क्या भावना बन रही है, उसे दिखाना। पहले होते थे पत्रकार, आज बहुत कठिन है। ईमान बेच के, अपने धन को बेच के अगर कोई पत्रकारिता करता है तो ठीक, वरना अगर कोई कलम तोड़ देगा किसानों के लिए तो उसके कमर तोड़ने को सरकार जुट जाएगी। ये असलियत। मनदीप पूनिया का नाम मैंने पहले भी सभाओं में लिया है, पंचायतों में लिया, उदाहरण आपको दिया है, बताया उसके साथ एक नौजवान के साथ क्या हुआ। और सिर्फ इसलिए कि वो दिखाना चाहता था कि किसान एक तरफ है
और सरकार का पूरा तंत्र दूसरी तरफ, इसलिए उसको दंड दिया गया। और आज भी यहाँ जो पत्रकार है रक्षित, उन्होंने अपनी बात बताई है। मैं दो नाम आपके बीच में और पेश करना चाहता हूँ। आपको पता है धर्म की लड़ाई नहीं है, जाति की लड़ाई नहीं है, ये एक वर्ग की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ किसानों की बात भी नहीं है, क्योंकि इसका दंड जो है, अगर ये कानून बन गए तो इसका दंड जो है सबसे बड़ा, अगर कोई अंजाम पड़ना है तो उपभोक्ता पे पड़ना है। ये उनकी भी लड़ाई है, और ये सिर्फ पुरुषों की लड़ाई नहीं, महिलाओं की लड़ाई है। इसमें कोई लिंग भेद भी नहीं है। हमारा समाज जैसा भी हो, बाकी बहुत चीजें होंगी, लेकिन इस लड़ाई में आपको बताना चाहता हूँ, गर्व होता है हमारी बहनें भी जो आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मैं दो उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूँ। पंजाब की है दोनों, एक है सोनिया मान और एक है हरिंदर बिंदु। दोनों के नाम अभी चर्चित हुए। एक सिंघू बॉर्डर पे किसान एकता संगठन से उग्रहान से जुड़ी हुई है, और दूसरा उन्होंने बताया अपने परिवार का परिचय उन्होंने दोनों ने महिलाओं ने दिया है। दोनों जो है पूरी तरह से शामिल है, शुरुआत से शामिल है। सोनिया मान के पिताजी का निधन हो गया था जब 16 दिन की बच्ची थी, छोटी बच्ची, और उनके पिताजी को टारगेट इसलिए किया गया था, उस समय खालिस्तानियों ने उनको मारा क्योंकि वो खालिस्तानियों के विरुद्ध बोला करते थे। और उसी तरह से हरिंदर बिंदु ने बताया कि खालिस्तानियों ने गोलियों से उनके पिताजी को मारा था। वहां उनकी घर की महिलाएं थी, कितनी साहसी महिलाएं होंगी, उन्होंने भगाया, उनको खदेड़ा और ललकारा, कहा तुम कायर हो, तुमने इनको मारा, तुम्हें हमें गोली मारनी चाहिए। तो ये बहादुर महिलाएं हैं इस परिवार की, ये दोनों आगे हैं, दोनों लड़ाई लड़ रही है। उनका नाम मैं जिक्र इसलिए यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि जो सरकार की कोशिश थी, उन्होंने कहा शुरुआत में पंजाब से लोग आए तो उन्होंने कह दिया ये तो खालिस्तानी लोग हैं। अरे इनके पिता को खालिस्तानियों ने मारा है, और फिर भी वो अपने खून पसीने की जो कमाई है इसी लड़ाई में डाल रही है, वो उनकी जो पूंजी है इसी में डाल रही है। तुम किसान को ना खालिस्तानी बना पाओगे, ना तुम उग्रवादी बना पाओगे। इससे बड़ा कोई देशभक्त हो नहीं सकता जिस घर में जो बच्चे हमारे नौजवान तिरंगे से लौटते हैं घर में, और फिर भी सीना चौड़ा करके वो परिवार कहता है कि देश के खातिर हमारा नौजवान गया। इतनी बड़ी भावना ये सरकार नहीं समझ रही। लोग कहते हैं साहब कानून में क्या खोट है, ये काले कानून क्यों बताते हो, इसमें काला क्या है, कानून तो है ही बेकार, कानून की पीछे की नीयत भी निकी खाली है, उसमें भी खोट है। इनकी मंशा साफ थी नहीं पहले दिन से ही आपातकालीन परिस्थिति में, वरना इस तरह से कानून रातों रात ये लाते नहीं। और फिर संसदीय प्रक्रिया को उन्होंने दबाया, कुचलने का काम किया। राज्यसभा में जिस तरह से जबरदस्ती इसको पारित किया गया है, देश की नजर वहां भी गई, ध्वनि मत से इसको पारित किया गया, जबकि नियम ये है कि अगर कोई एक भी एमपी कहेगा कि वोट हो तो वोट डिवीजन होता है, उसका एक सांसद का अधिकार होता है, लेकिन सरकार ने उसको अनदेखा कर दिया। स्पीकर महोदय ने कह दिया नहीं कानून बन गया, किसी स्टैंडिंग कमेटी में कानून नहीं भेजा गया। कानून क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट की खेती होगी, करार होगा, किसान की किसी साधारण किसान की अगर कोई शिकायत भी होगी तो किसान किसी कोर्ट में जाके दलील भी नहीं कर सकता। मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है, अगर इनकी मंशा साफ होती तो ऐसा प्रावधान इन्होंने कानून में किया क्यों? अगर ये किसान हितैषी होते तो ऐसे कानून का सोचते ही कैसे कि 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा जो किसान पराली को जलाएगा, गन्ने की पत्ती ठोकेगा, उस किसान पे भी 1 करोड़ का जुर्माना होगा, जेल में भेजा जाएगा वो किसान को। कभी चौधरी चरण सिंह जी के समय ऐसे कानून बने हैं, बेहूदे कानून है। अब कह दे रहे हैं कि नहीं हमने तो बदल दिया, हमने कानून वापस ले लिया, कोई चिंता की बात नहीं, किसानों वापस लौट जाओ। 18 महीने टाल दिया, कोई मान रहा है 18 महीने की बात को? ये तो ये कह रहे हैं आज फांसी नहीं लगेगी, 18 महीने बाद लगेगी फांसी। या तो कुछ गड़बड़ है या नहीं है। पहले तो आप कह रहे थे कानून सख्त बन ही नहीं सकते, आय दुगनी हो जाएगी, और फिर कह रहे हो साहब चलो किसान आ गए तो आपकी 4 बात मान लेते हैं, और फिर कह दे रहे हो भाई 18 महीने काल हो गई। मतलब कुछ ना कुछ तो काला है या पूरी दाल काली है, बताओ।
पहलाई से किसान समझ चुका, किसान को गवार नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी ने इंग्लिश में किताबें लिखी हैं, विदेशों में पढ़ाई गई है और तमाम विषयों पर, सामाजिक मुद्दों पर, अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर, स्टेटिस्टिक्स के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, खेती के ज्ञान के आधार पर उन्होंने विचार रखे। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी भी गांव में ही पैदा हुए। आज हमारे क्षेत्र के गांव-गांव में, घर घर में उसी काबिलियत के हमारे ईमानदार किसान भाई हैं, हमारे नौजवान हैं, जिनके अंदर वो क्षमता, वो दिल, वे सोच है, चौधरी चरण सिंह से कम नहीं है वो। अगर कोई सरकार दिल्ली में जालिम, ठीक है, आपकी बहुमत बन गई, वह हमेशा तो नहीं रहनी। आप वहां बैठ के सोचो कि हम हिट बजा देंगे, वापिस चले जाएंगे, हम कील बिछा देंगे, वापिस चले जाएंगे, हम इन्हें खालिस्तानी बता देंगे, उग्रवादी बता देंगे, ये शर्मिंदा हो जाएंगे, ये पीछे हटने वाले नहीं। तो ये सौदा है, इस सौदे को समझ लें। अब इनका सौदा क्या है वो तो आपने देख लिया होगा, 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया नौजवानों। और एक तरफ अदानी था, दूसरी तरफ अंबानी था, स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी। ऐसी मूर्तियां कभी महाराष्ट्र में लगवाई थी, और क्या हुआ उसके बाद? परिणाम अच्छे नहीं आए। ये हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र की भी अपनी अजीब जो है परिचय है, इतिहास है। इस विधानसभा में जो नतीजा निकलता है वो सब पे हावी हो जाता है। यहाँ जो फैसला लेते हैं पब्लिक, वो फैसला लखनऊ में सुनाया जाता है। बताओ सही बात है कि नहीं? तो आप तो हल्के में कैसे कोई ले सकता है? अब आप फैसला लो, बल्कि फैसला तो लेके ही आए हो मुझे लगता है। मैं तो ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को, ये उल्टा हमें न समझाने की कोशिश करें। ये उल्टा आके इन्हें भेजा गया गांव-गांव भाई, क्योंकि उन्होंने अब एक जाति को घेरना शुरू कर दिया। कहा ये तो जाटों को बनाने की बात। मैं जाति विषय की बात कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं तुम सारे जाटों को कहां से बना लोगे? तुम पे एक ही बारी भी समझ रहा। लेकिन ये बात किसी जाति की नहीं है। ये वो लोग कायर लोग हैं, ये वो लोग चोर लोग हैं जिनके दिल में कालापन है, जो नहीं चाहते किसान संगठित हो। वो कह रहे जात, अब ये गोत्र पे लाएंगे। अब वहां फोरम में इन्होंने क्या किया? वैसे तो बड़ा चौड़ा बन गया, ऐसे हाथ उठा के मीटिंग किया करते थे, और 2013 के आगे ना उसके पीछे कोई इनका परिचय है क्या? कोई परिचय नहीं है। और वहां जो उन्होंने परिचय दिया, खुद तो फायदा ले लिया, खुद फायदा ले लिया और फसल काट ली। और जो है गांव के लोग, साधारण लोग, आज भी वो सजाएं काट रहे हैं, क्षेत्र का नुकसान करके, अपनी बुनियाद खोद के। और आज भी जब सोरम गांव में जाते हैं, वहां का नौजवान उठा, उसने कहा किसान एकता जिंदाबाद। इन पे जवाब नहीं बना। जब गांव के लोगों ने खदेड़ा, अब जाके वही पुराना पैतरा बना के कह रहे साहब ये तो वही है, वहां मस्जिद से आह्वान हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, गांव का क्या वह परिचय है? नौजवानों, क्या बर्दाश्त करोगे? गांव में आके कोई काफिला लेके नेता आएंगे, पुलिस साथ चलेगी और आप ही को पीट के बताएंगे और तुम्हें उल्टा गलत बताएंगे, क्या ये चीज तुम बर्दाश्त करोगे? नौजवान जो बोलो, उससे उन्हें को फर्क नहीं पड़ेगा। खूब अच्छे हैं उनपे, 5 बार बदल के आए हो, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। एक काम करना आपको, पंचायत बुलाई जाती है, इसलिए बुलाई जाती है कि कोई फैसले हो, फैसला लेने के लिए बुलावा है। बैग लाओ। अब फैसले वो क्या होंगे? आपने भी देखा, ये अड़ियल सरकार है, ये बेहद अड़ियल सरकार है। और आंदोलन का जो भी नेतृत्व लोग कर रहे हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग अगला कदम क्या लें।
ऐसे में जब गाजीपुर पे जब धरना चल रहा और रात रात संकट की स्थिति बनी, चौधरी साहब ने यही कहा कि अगला दिन अगला जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन आज हमारा कर्तव्य बनता है कि किसानों को हिम्मत देने की बात है। तुरंत जो उन्होंने संदेश भेजने का काम किया। ये त्वरित फैसला लेने की जो क्षमता किसान की होती है, ये क्षेत्र में यही गुण है आप सब में। आप भी निरंतर नजर रखो, नई नई चीज पैदा की जाएंगी, नए नए विस्फोट पैदा किए जाएंगे। पहले नहीं होता था। टुकड़े टुकड़े गैंग 2014 से पहले किसी ने सुना नहीं था क्या है। ये ऐसे ऐसे नए नए शब्द निकाल के लाते हैं, इन पे बहुत बड़ा पिटारा है। कहीं खून हो जाएगा उसे ढूंढ के लाएंगे कि फलाना एक समुदाय का आदमी था, वह दूसरा समुदाय का अपराधी था, वो उसी में बढ़ाओ। ये तो और कोई मसाला है नहीं। और लखनऊ में जो मुख्यमंत्री वे तो मुगल हिस्ट्री के प्रोफेसर लगते हैं मुझे। औरंगजेब पे झाड़ते रहते हैं, औरंगजेब देगा। फरवरी में आके इन्होंने गन्ने का भाव तय किया। अभी बजट पेश किया था, पेपरलेस बजट। इससे बेहतरीन बजट आज तक आया ही नहीं। और किसान की आय दुगुनी करने वाला बजट। गन्ने का भाव 1 रुपए 3 वर्ष में बढ़ाया नहीं। मवाना क्षेत्रीय जो मिल है, इसी में 200 करोड़ से ज्यादा का बकाया हो चुका। 4 वर्ष से नहीं बढ़ाया। राज्य में 4 वर्ष से 13,000 करोड़ से ज्यादा बकाया खड़ा है। और ऐसी परिस्थितियां हो गई कि लोग ऐसे तनाव में लोग जीवन व्यापन कर रहे हैं। 2 दिन पहले की खबर है, झांसी के 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। 1 लाख रुपए का बिल था बिजली का बकाया। वही स्थिति, वही खबरें मुझे यहाँ क्षेत्र के गांव से आती हैं कि यहाँ जो उन्होंने कंप्यूटर लेके बैठ जाते हैं गांव में, प्रधानों को भी दबाव बनाया जाता है, फिर टीम जा रही है, घर घर में जा रही है कि जो बकायेदार है बिजली के बिल के। ऐसा हो रहा है क्या? गन्ने का भाव दिया नहीं जा रहा, भुगतान समय पे हो नहीं रहा, और क्या धमकी दे रहे कनेक्शन काटने की, और बकायेदारों का जो है तरह तरह की प्रताड़ना कर रहे हैं। और वे कह रहे हैं तुम्हारी आय दुगनी हो जाएगी। डीजल का भाव सैकड़ा छूने जा रहा है, पेट्रोल डीजल का। रसोई गैस जो रोज बढ़ रही है। खाद महंगी हो गई। आपकी बचत यहाँ कोई है जो 4 साल पहले जो बचत थी, आज क्या कोई बचत कर पा रहा है कोई घर में? नहीं बच रहा। तो बात यह है कि ये हमारे मुद्दे हैं। केरला में जब चुनाव हुआ था, एक नारा हमने दिया था, एक नारा सब पे भारी पड़ा था, और वह था गन्ना जीतेगा या जिन्ना जीतेगा। और भूल गए जिन्ना, भूल गए उन बातों को, वरना वही भारत पाकिस्तान का मैच करा देते, गन्ने की तो बात ही नहीं होनी थी। ये फैसला मैं चाहता हूं, ये जो जनता बैठी है, पंचायत बैठी है, फैसला ले लो 2022 में भी और अगले चुनाव में भी, और उससे पहले आने वाले जिला पंचायत के चुनाव में भी, चूंकि वो गांव का चुनाव है, गांव गांव में जाके उनको खदेड़ने का पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। जब तक आप राजनीतिक धार अपनी मजबूत नहीं करोगे, काम बनने वाला नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी के समय उन्होंने समीकरण बनाया था, जो समीकरण उन्होंने बनाया था उसको नाम कुछ ही ले दो। कुछ लोग कहते अजगर था, कुछ लोग कहते जाट किसान का था, कुछ लोग कहते मुसलमान जाट का था, जो भी था न जो नाम आप देना चाहते, मुझे उससे मतलब नहीं। सभी धर्म के लोग जो खेती से जुड़े हैं, आज लोहा गर्म है, आज ऐसा वातावरण बन गया कि आदमी सब कुछ भूल के कह रहा पहले मैं किसान हूं। सही बात है, बिल्कुल। ये बात फिर नहीं बनेगी। लोकदल का मतलब ही किसान है, लोकदल के तो मायने ही किसान है। और अगर आज आप लोकदल को नहीं खड़ा कर पाओगे तो आगे फिर मौका नहीं मिलेगा नौजवानों। न कभी तो सोचे फिर अपॉइंटमेंट लेटर, लव लेटर लिखने जा रहे होगी। सरकारी नौकरी, सरकारी भर्तियां,
इस सब के कोई मतलब ही नहीं बचेंगे। तो मोदी जी सब देखने लग रहे हैं कहां से मिलेगी नौकरी, और खुल के वो कह रहे हैं कि निजीकरण है। ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, ये विनिवेश नहीं कर रहे, हम तो पूरी बेचेंगे। पहली बार आपने ऐसी व्यवस्था बनी देखी है देश में, जो भी सरकार बनती थी वो किसान से डरती थी। उससे देश पे जो गरीब की जो इतनी बड़ी बहुमत है, संख्या है, आबादी है, जो लोग गांव में रहते हैं, उनके जीविका का एक दबाव होता था, उनके समस्याओं का दबाव सरकारों पे होता। पहली बार ऐसी सरकार बनी जो खुल के कहती हम अडानी और अंबानी के। जैसे हनुमान जी ने अपना दिल चीर के दिखाया था कि भगवान पुरुषोत्तम राम की तस्वीर है, और ये चीर के दिखा रहे हैं कि जो है एक तरफ अडानी है, दूसरी तरफ अंबानी बैठे। ऐसे कभी ना मिले प्रधानमंत्री। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। भारतीय डांस स्टूडियो, जहां आप सीख सकते हैं बॉलीवुड, हिप हॉप डांस, क्लासिकल डांस, फ्री स्टाइल, कंटेम्प्रेरी, वैली डांस। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री। कोरियोग्राफर भारती कोहली, पता 448 खान बिजली घर नंबर 3 के पीछे, खुर्जा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9927914635 7037792223